बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का सेहत का ख्याल रख सकें। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ जानने के लिए ज़रूरी है कि कौन से ऐसा वक्त है या कौन सा ऐसा टाइम है जब डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं जी कि बस अब डायलिसिस करना ही करना है इस पेशेंट का। अब उसके लिए आप एक छोटी सी एक मिसाल समझें कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मीटिंग में पहुंचना है या आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने किसी फंक्शन में पहुंचना है, हम घर से निकल पड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या आपकी बाइक पंक्चर हो गई है और आपने एक फ़िक्स टाइम में या आधे घंटे में या पौने घंटे में जो आपको फ़िक्स टाइम है आपने उसमें पहुंचना है। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप उससे अपनी बाइक को रिपेयर करा सकें तो आपने कोई ना कोई मुतबादिल तरीक़ाकार वहाँ पहुँचने का इस्तेमाल करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल या आप जिस देख लें कि आपने अगर एक रास्ता बंद हो गया तो आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। अब यही जो तरीक़ाकार है यही असल में हमारा डायलिसिस का भी मकसद होता है कि डायलिसिस में बेसिकली जब गुर्दा काम नहीं कर रहा मरीज़ का तो हमें कोई ना कोई मुतबादिल तरीका चाहिए उस काम को सर अंजाम देने के लिए जो गुर्दे की ज़िम्मेदारी थी। अगर गुर्दा काम नहीं कर रहा, उसने काम करना छोड़ दिया है, जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमें गुर्दे का मुतबादिल चाहिए। अब गुर्दे के जो है 3 मुतबादिल हो सकते हैं। नंबर 1, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें। यानी अगर पेशेंट का हमें पता है कि किडनी ठीक नहीं हो सकता तो हम उसके लिए उसकी फ़ैमिली में से या कोई भी ऐसा डोनर जो अवेलेबल है हम उसका जगह नया गुर्दा निकाल दें और ये तकरीबन आप समझ लें कि 70 to 80% तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पेशेंट फिर गुजार सकता है। अगर बिलफ़र्ज़ ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है जैसे उसके लिए फिर हाल होता है डायलिसिस का। अब डायलिसिस बेसिकली का मतलब है ब्लड की सफाई करना। गुर्दे की सफाई उर्फ़ आम में एक वर्ड जो यूज़ बन गया हुआ है, लेकिन बेसिकली इसमें खून की सफाई कर रहे होते हैं। अब खून की सफाई 2 तरीके से हो सकती है। या तो हम उसको हीमोडायलिसिस करें, यानी कि खून की सफाई करें बज़रिया मशीन जिसमें खून जिस्म से निकले, मशीन में जो है साफ़ होकर वापस आए। या फिर हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिसके अंदर हम पेट की झिल्ली को इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस के लिए, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसके अंदर हम बेसिकली जो फ़िल्टर है उसके तौर पर हम पेट के अंदर पाई जाने वाली एक झिल्ली को इस्तेमाल करते हैं। वो जो झिल्ली है वो जिस्म के अंदर जो अज़ा हैं पेट के अंदर उसके इर्द गिर्द चिपकी होती है, बिल्कुल बारीक से थिन सी जो है बारीक सा बिल्कुल लेयर, जैसे आप कह लें कि झिल्ली जैसे अंडे की ऊपर आप छिलका उतारें तो एक झिल्ली लगी होती है, बस इसी तरह की झिल्ली समझें कि वो पेट के अंदर सारे अज़ा को उसने कवर किया हुआ है। उसके बहुत सारे फंक्शन अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं कि उसमें आप अपने जो अज़ा हैं वो रगड़ नहीं खाते या उसके अंदर खून की सप्लाई चलती रहती है, सारी सप्लाई पहुँचती है सारे उसके जो अज़ा हैं उसको। तो उस झिल्ली को हम बतौर डायलाइज़र यूज़ करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम पानी डालते हैं पेट के अंदर ख़ास महलूल। अब वो महलूल पेट के अंदर रुक जाता है, स्टे करता है 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे, वो डिपेंड करता है कि हमने महलूल किस किस्म का डाला है। अब जितनी देर वहाँ पे पानी पड़ा रहता है उसके अंदर खून की शरियानों में से निकल कर जो केमिकल्स हैं, जो तेज़ाबियत है वो उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, फिर हम उस पानी को निकाल देते हैं। यानी कि इस सारे अमल को करने के लिए हम एक छोटी सी ट्यूब लगाते हैं पेट के अंदर। अब वो ट्यूब इतनी ही मोटी होती है जितनी आमतौर पे आपने कभी ड्रिप लगवाई होगी, मतलब हर किसी को एक्सपीरियंस है, उन्होंने ड्रिप लगी देखी है या खुदा न खासा लगवाई भी होगी। तो जितनी मोटी ट्यूब ड्रिप की जाती है उतनी ही मोटी ट्यूब होती है जो पेट के अंदर लग जाती है और वो लाइफ लॉन्ग होती है और पेशेंट बहुत अच्छा उसके ऊपर आराम से अपना पेट का डायलिसिस करते रहते हैं। अब उसमें जब हम निकाल पे पानी डालते हैं, पानी निकाल देते हैं तो उसके अंदर सारे केमिकल निकल आते हैं। केमिकल निकालने के बाद पेशेंट जो है अपनी रूटीन की लाइफ आमतौर पे चलता रहता है। अब जो पेट वाला डायलिसिस है उसके अंदर जो थोड़ा सा आप समझें कि अब इसको हमने करना कैसे। हमने पेट में एक ट्यूब लगा दी, उसके बाद हमने पेट के अंदर पानी डाला, पानी अंदर स्टे किया, स्टे करने के बाद उसके अंदर सारे केमिकल इकट्ठे हो गए, फिर हमने उस पानी को ड्रेन कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 24 घंटे पानी पेट के अंदर रहता है। अब उस 24 घंटे पानी पेट के अंदर रहने का मतलब क्या है कि आपने एक बैग सुबह डाला, आपने उसको रहने दिया दोपहर तक, दोपहर को आपने नया बैग डाल दिया, पुराना निकाल दिया, फिर आपने जो दोपहर को बैग डाला था वो आपने रात को निकाल दिया, रात को नया डाल दिया और अगला आपने सुबह के वक्त फिर जो है उसको डाला
और जो रात वाला था उसको निकाल लिया। इस तरह आपने एक साइकिल पूरा किया कि आपने जैसे दिन में आप 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं या आपकी और एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह आपकी एक्टिविटी के अंदर एक नई एक्टिविटी ऐड हो जाती है कि आपने दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा अपना बैग एक्सचेंज करना है, पुराना पानी निकालना है और नया डाल देना है। और वो जो टाइम उसके दरमियान में है, 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं या रात के 12 घंटे हैं, उसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। उसमें आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, अपने काम करें, सोएं, आपने ऑफिस जाना है ऑफिस जाएँ, अपनी जॉब करें, आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना स्टडी करें। तो वो टाइम आपका टोटली फ्री है, वो आपका अपना टाइम है। अब इसमें एक जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 24/7 चलता रहता है, कि 24 घंटे पेट के अंदर पानी होता है, जैसे गुर्दा काम करता है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस के करीब तर है। इसके अंदर बहुत उसके अंदर ममासिल पाई जाती है कि जैसे गुर्दा 24 घंटे काम करता रहता है, ये वाला डायलिसिस भी आराम से 24 घंटे काम करता रहता है। अगर आप काउंट करें तो ये तकरीबन एक जो हफ़्ता है उसके अंदर 168 घंटे बनते हैं, यानी कि 168 घंटे मुसलसल आपका जो पेट वाला डायलिसिस है वो भी काम कर रहा है, और 168 घंटे अगर जो गुर्दा है जिसका ठीक है वो भी काम कर रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर करें हीमोडायलिसिस के साथ, तो हीमोडायलिसिस में आप मैक्सिमम 4 घंटे के लिए जाकर डायलिसिस करवाते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा करवाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो 3 दफ़ा करवा लेंगे, यानी कि 8 घंटे या 12 घंटे। तो आप इन 8 या 12 घंटों को उन 168 घंटों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप यहीं से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर डायलिसिस के बाद कमज़ोरी हो जाती है, वो 6 से 8 घंटे के लिए हिलने के काबिल भी नहीं रहते, टांगों में थकावट हो जाती है, चलने फिरने से वो बिल्कुल जैसे होता है लेथार्जिक और वीकनेस, पकड़ के उनको घर लेके जाना पड़ता है। वो 6-8 घंटे के बाद फिर उनकी कैफियत इतनी होती है कि अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटी मेंटेन कर सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मसले मसाइल जो हैं इसके अंदर पेट वाले डायलिसिस के अंदर या पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर नहीं आते। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़वाइद के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो इसमें आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ है पेशेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ़ लाइफ है। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ के ऊपर है। अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी है, वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारे और अपनी एक अच्छी और एक्टिव लाइफ गुजारे, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, नवासियों के साथ। तो ये जो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ है जो बेहतर हो सकती है, वो सबसे बेहतर या तो ट्रांसप्लांट है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है, और तीसरे नंबर के ऊपर जाके फिर हीमोडायलिसिस आता है। अब उसके अलावा फिर हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हीमोडायलिसिस के अंदर, वो आता है खाने पीने का, या आपने ये भी नहीं खाना, आपने वो भी नहीं खाना, आपने ये वाला फ्रूट नहीं खाना, आपने वो वाला फ्रूट नहीं खाना। ये सारी जो बंदिश है ये पेट वाले डायलिसिस के अंदर तकरीबन ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आप देखें, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप या किसी आप ऐसे फ़र्द से आपका मुलाकात है जिसका हीमोडायलिसिस हो रहा है, आपको बताएगा जी मैं तो केला भी नहीं खा सकता, मैं तो आम भी नहीं खा सकता, मैं तो फ्रूटर भी नहीं खा सकता, किन्नू भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। लेकिन पेट वाले डायलिसिस के अंदर ये बंदिश ख़त्म हो जाती है। उसमें बल्कि हम उसको पेशेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं जी कि आप सारी चीज़ें खाएँ पिएँ ताकि आपकी खुराक बेहतर हो, क्योंकि उसमें एक्चुअली जो खुराक की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है। इसी तरह जो प्रोटीन है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, इवन चिकन है, बहुत सारी दालें हमें मना करनी पड़ती हैं हीमोडायलिसिस के अंदर, तो पेट वाले डायलिसिस के अंदर ये भी ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसे लोग जो मुलाजमत पेशे हैं, जिनकी जॉब है, जो ब्रेड रनर हैं, जिनको घर चलाना है, वो पेट वाले डायलिसिस अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पेशेंट हैं जिनके फैक्ट्री में बल्कि काम कर रहे हैं, सुबह पेट में पानी डालते हैं, काम पे चले जाते हैं, शाम को आके निकाल देते हैं। या अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ जॉब लंबा है जिसमें आपने ज़्यादा देर स्टे करते हैं, तो आपको बीच में आधे घंटे की अगर ब्रेक मिल जाती है तो उसके अंदर बैग एक्सचेंज कर सकते हैं, बैग आप साथ ले जाएँ, वहाँ जाकर एक्सचेंज कर लें। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी स्टडी या अपनी जॉब पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन ये जो मामला है ये हीमोडायलिसिस के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीमोडायलिसिस के अंदर एक तो आपने या पेशेंट ने जिसने डायलिसिस हो रहे हैं उसने 4 या 8 घंटे फ़िक्स अस्पताल में जाना ही जाना है, वो उसका टाइम फ़िक्स है। उसके अलावा वो जो 4 घंटे लगाने हैं, उसके अलावा भी आप 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के लगा लें। इसका मतलब कि आपको एक पूरा दिन या हफ्ते में 2 दिन आपके हीमोडायलिसिस की नज़र हो गए, उसके भी नज़र हो गए जिस पेशेंट का डायलिसिस है, और जिसने उसको लेके जाना है, जिसने उसको कंपनी करना है, उसके भी 2 दिन ज़ाया हो गया। अगर वो जॉब कर रहा है वो उसको भी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या अगर उसके जो बाकी काम है उसको सारे छोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह का देखा जाए तो ओवरऑल जो पेरिटोनियल डायलिसिस है या जो पेट वाला डायलिसिस है उससे बहुत बेहतर है।
फिर इसी तरह अगर आपने जिन लोगों का एक्सपीरियंस है इसके साथ हीमोडायलिसिस के साथ, वो लोग बेहतर जानते हैं कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं इनको बार बार ब्लड की बोतल लगाना पड़ता है, खून की बोतलें लगती हैं। और ये बहुत कॉमन एक चीज़ पाई जाती है जी। मरीज़ था, उसका हेपेटाइटिस बी और सी नहीं था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गया, खुदा ना खास्ता, या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया। अब ये वो वाला जो सारा सिलसिला पेट वाले डायलिसिस में नहीं है, क्योंकि इसमें सुई तो लगनी नहीं है, इसमें तो सुई का या ब्लड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब इसमें सुई नहीं लगनी तो इसमें इन्फेक्शन का ख़तरा भी नहीं है, फिर इसी तरह इसमें खून ज़ाया होने का ख़तरा भी नहीं है। अब जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इसके अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन का टीका है, जो अच्छा खासा महंगा टीका हो गया हुआ है, उसकी भी ज़रूरत कम हो जाती है। फिर इसी तरह इसमें जो बाकी दवाइयाँ हैं, कैल्शियम की, फॉस्फेट की, आयरन की, उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये जो सारे जब बेनिफिट हम मिलाते हैं तो जो पेट वाला डायलिसिस है वो इससे कहीं बेहतर हो जाता है। एक और जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमने जब पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट किया तो हो सकता है उसका बाद में ट्रांसप्लांट का कोई सिलसिला बन जाए। तो ये जो बीच में गैप आता है, मतलब महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, या बाज़ का साल का गैप भी आ सकता है, उस सारे ड्यूरेशन के अंदर जो पेट वाला डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो ये कि उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं है, पेशेंट ने घर में करना है, वो अपना बेहतर तरीके से खुद ख्याल रख सकता है। और उसके अलावा ये होता है कि उसका जो किडनी का अपना फंक्शन, जो उसका नेटिव किडनी है, जिसको उसका जो फंक्शन है वो चलता रहता है, उसके अंदर उसकी अपनी जो सेहत है वो बेहतर रहती है। यानी जब जिस तरह आपने हीमोडायलिसिस के पेशेंट देखे हैं कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं, पेट वाले डायलिसिस में ऐसा नहीं होता, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहती है। अब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहने की जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि जब तक मरीज़ का अपना गुर्दा पेशाब बना रहा है, जो कि हीमोडायलिसिस के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर पेशाब बनाना मरीज़ का गुर्दा ख़त्म कर देता है। उसकी बार बार वजह ये होती है कि अब आप जैसे अब 24 घंटे काम हो रहा है, उसको आप 4 से 8 घंटे पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो जो अपना गुर्दा है वो डैमेज हो जाएगा। जब वो गुर्दा डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलेंगे, वो जो केमिकल्स हैं वो सारे जिस्म पे इफ़ेक्ट करेंगे, वो सारे जिस्म के अंदर ऐसा ही सिलसिला चलेगा जैसे मुसलसल मरीज़ को बुखार है और उसके अंदर एक कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। आप ऐसे समझें कि जैसे मरीज़ को आपने जैसे अलमारी या उस लकड़ी की घड़ी है, उसको दीमक लगा दी, बज़ाहिर तो बिल्कुल आपको ठीक ठाक घड़ी नज़र आती है, लेकिन आप उसको हाथ लगाएंगे तो भुर जाएगी। तो यही वाला जो सिलसिला ये हीमोडायलिसिस के पेशेंट में हो रहा होता है कि बज़ाहिर आपको बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, देखने में ये ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो अगर पेशाब बिल्कुल आना बंद हो गया है, उसके अंदर केमिकल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे भुर जाते हैं मरीज़, जैसे घुल जाते हैं जैसे दीमक लगी हो। तो ये जो सिलसिला है ये पेट वाले डायलिसिस के अंदर नहीं होता। अब इसका जो नुकसान है, नुकसान में सबसे बड़ा जो नुकसान इसका लेबल किया जाता है या वो लोग अब बताते हैं, वो लोग स्पेशली जिनकी ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब आप किसी भी बंदे से जाकर डायलिसिस टेक्नीशियन से पूछेंगे, आप उसको कहेंगे कि मैं तो पेट वाला डायलिसिस करवाना चाह रहा हूँ, या मुझे किसी ने बताया है कि आप पेट वाला डायलिसिस करें, तो आपको कहो ओहो बिल्कुल ये काम नहीं करना, उसमें तो इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो इन्फेक्शन की हकीकत है पेट वाले डायलिसिस में बिल्कुल रिस्क है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क तो बिल्कुल है। कोई भी चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इवन आप पैराडोल की गोली खाते हैं, उसका भी फ़ायदा है, उसका भी नुकसान है। अब इसमें जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो 1% से भी कम है, और ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है, हमारा लोकल डाटा है पिछले 2 से 3 साल के जो हमने पेशेंट किए हैं यहाँ पे, उनका जो डाटा हमें बताता है कि वो ये है कि 1% से भी कम इन्फेक्शन का रेट है हमारे मरीज़ों के अंदर। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि करना बहुत आसान है, हर वो बंदा पेट वाला डायलिसिस कर सकता है जिसको पेन का ढकना लगाना आता है। ये पेन है, अगर आपने ऐसे पकड़ा, इस ढकने को बंद करना आपको आता है, इसका मतलब है कि आप ये डायलिसिस कर सकते हैं। इतनी आसान काम है। इसके अंदर सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो आपने ख्याल रखना है अपनी हाथ की सफाई का, कि आपने अपने हाथ धोने हैं, हाथ साफ़ करने हैं। और जो हमारा भी पिछले दिनों में ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कोविड, तो कोविड के बाद हर पेशेंट को या हर इंसान को हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने का भी पता चल गया है, हैंड सैनिटाइज़र का पता है, उनको हाथ धोने की भी अवेयरनेस आ गई है। इस वजह से अगर आप देखें तो वर्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें इन्फेक्शन का रह नहीं गया। अगर आप इसको थोड़ी सी एहतियात करें तो इसमें इन्फेक्शन का चांसेस बिल्कुल कम है। अब इसका जो सेकंड एक नुकसान है वो ये है कि आपको या पेशेंट के घर वालों को पेशेंट की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट आया, जाके लेट गया, जो मैं 4 घंटे लेट गया, सुइयाँ लगवा के जो है ना मैंने बस लेटे रहना है। लेकिन इसके अंदर आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पेशेंट के आपने बैग लगाने, आपने टाइम पे बैग उतारने, ओबियसली आपको एक शेड्यूल फ़िक्स करना पड़ेगा और उस शेड्यूल के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ अब चलना पड़ेगा। हाँ, वो शेड्यूल जो है वो आपकी अपनी
जो मसरूफियात हैं उसके मुताबिक एडजस्ट हो सकता है। यानी अगर आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है और आपके घर में कोई पेशेंट है जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, तो आप अपनी सारी मसरूफियत के मुताबिक उसके बैग्स की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई किसी भी टाइम पे लगा रहे हैं, कोई किसी टाइम पे लगा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आपको पेशेंट की या अपनी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा हाथों की सफाई का, अपनी सफाई का। और जो आखिरी इसमें चीज़ आ जाती है वो इसकी जो है कॉस्ट, इस पे ख़र्चा कितना आता है। अब क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती हैं, तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है ये इसका रेट बढ़ रहा है। पहले कम था, अब ऐसा ऐसा बढ़ गया, इसलिए कोई फ़िगर देना मेरे लिए इस टाइम पे मुश्किल है कि मैं आपको कोई फ़िगर दूँ और आप कोई महीने के बाद अगर आप वीडियो देखें या आपको कोई बताए कि ये, तो वो फिर उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें से ये ज़हन में रखें कि हर वो बंदा जो हीमोडायलिसिस अपनी जेब से करा रहा है उसके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत बेहतर है। अगर आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो आपके पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पेश करें, अपनी राय का इजहार करें। और गुर्दों की मुतल्लिक जो अमराज़ हैं उनकी आगाही के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और हम बेहतर तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों का सेहत का ख्याल रख सकें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझसे मुलाकात करने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।